इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट 2016 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। आज हमारी ये कोशिश है कि 2016 की शुरुआत हुई है और साल की शुरुआत में हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो हमारे साथ बाजार के दिग्गज बैठे हैं वो आपको ये बताएं कि 2016 आपके लिए कमोडिटी मार्केट में निवेश का कितना बेहतर साल होगा और आपके लिए निवेश की कितनी संभावनाएं है इस मार्केट में। 2016 में कमोडिटी मार्केट के लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी और उन चुनौतियों के बीच आपको किस तरह से मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, ये आज हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि इस शो के बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कमोडिटी मार्केट को लेकर, ना सिर्फ ट्रेडिंग की रणनीति को लेकर बल्कि जो पॉलिसी लेवल में जो बातें होने वाली हैं 2016 में, पॉलिसी प्रूफ ट्रेड आप किस तरह से करें, बजट प्रूफ ट्रेड आप किस तरह से करें, इन तमाम बातों पर, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के, हमारे साथ प्रीति गुप्ता हैं आनंद राठी कमोडिटी की डायरेक्टर, हमारे साथ पीके सिंगल हैं ज्वाइंट एमडी हैं एमसीएक्स के, और साथ ही हमारे साथ नवीन माथुर हैं एसोसिएट डायरेक्टर कमोडिटीज एंड करेंसीज एंजल ब्रोकिंग के। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल नवीन माथुर आपसे, जब हम 2016 की शुरुआत में हैं और कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग का नया पैटर्न यहाँ पर देख रहे हैं, तमाम तरह की हलचलें हुई हैं 2015 में भी, सबसे पहला कमेंट आपसे ये होगा कि 2016 का साल कमोडिटी मार्केट के लिए क्या 2015 की तरह ही उठापटक भरा रहेगा या फिर आपको ये लग रहा है कि बाजार में 2016 में की स्थिरता आने वाली है? महत्वपूर्ण उस तरह से कि सारे जितने मार्केट प्राइसेस हैं कमोडिटीज के वो नीचे की तरफ दिखाई दिए। क्रूड ऑयल तकरीबन 7% हमने देखा नीचे जाते हुए। इस साल में ही तकरीबन कैलेंडर ईयर में तकरीबन 33 से 35% हमने WTI कॉन्ट्रैक्ट और ब्रेंट क्रूड जो था वो नीचे आते हुए देखा। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी तकरीबन नीचे के स्तरों के लेवल टच कर आया, जहां तक मुझे ध्यान है तकरीबन 24,800 तक के लेवल्स टच करे। बेस मेटल्स, चाइना फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहा 2015 में और जो अभी भी इंपॉर्टेंट है, उस वजह से हमने बेस मेटल पैक में एंटायर बेस मेटल पैक टू अ बीटिंग। पर्टिकुलरली निकल अगर आप बात करें तो सबसे वर्स्ट कमोडिटी रही वो बेस मेटल पैक में, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर में भी हमने नीचे की तरफ गिरावट देखी, पर ओवरऑल ट्रेंड जो रहा वो नेगेटिव ही रहा। एग्री कमोडिटीज में हलचल रही, बहुत इंटरनेशनल और इंडियन फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट करा उस हलचल को। कुछ पल्सेस थे जो ऊपर की तरफ बहुत हाई लेवल्स तक गए, पर कुछ कमोडिटीज ऐसी रहीं जो कि नीचे की तरफ भी गई। एग्री कमोडिटीज में मॉनसून और जो अनसीजनल रेन्स हुए 2015 में मार्च अप्रैल के आसपास, रबी क्रॉप्स उसकी वजह से काफी इफेक्टेड हुई और जिसकी वजह से हमने उसमें भी काफी वॉलेटिलिटी देखी ग्लोबल एंड इंटरनेशनल पर। 2016 लगता है कि स्टेबल होगा इन लेवल्स के आसपास और तेजी ही दिखाई देने वाली है, subject to the headwinds of China that they may stabilize, and if they stabilize we may see the prices moving slightly upside but not to a great extent the bull run on commodities. Okay, चलिए ठीक है। तो जो बात नवीन माथुर यहाँ पर कह रहे हैं कि बाजार में कमोडिटी मार्केट में भी बुल रन 2016 में देखने को मिल सकता है, और इस बुल रन में या फिर तेजी के इस दौर में मार्केट में और कौन कौन से नए प्रोडक्ट आ सकते हैं वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि एफएमसी से भी का मर्जर हो चुका है और हमारे साथ बड़े एक्सचेंज एमसीएक्स के ज्वाइंट एमडी पीके सिंगल भी जुड़े हुए हैं, तो इनसे ये जानना जरूरी होगा कि क्या 2016 में कमोडिटी मार्केट में पॉलिसी को लेकर कितना बड़ा बदलाव होने वाला है और इस बीच बाजार की चाल क्या हो सकती है। सिंगल साहब आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा डेवलपमेंट 2015 में कमोडिटी मार्केट को लेकर हुआ है, एफएमसी से भी मर्जर के बाद 2016 में कमोडिटी मार्केट की तस्वीर आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 2016 में लोगों के पास निवेश के कुछ और नए विकल्प होंगे, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में 15-16 के अंदर वो हमारे को ऑप्शंस मिल जाएंगी और 16-17 में नेचुरली आफ्टर अप्रैल ऑप्शंस लॉन्च भी हो जाएंगे, तो एक नया प्रोडक्ट हेजिंग के लिए एक नया प्रोडक्ट और मिल जाएगा हमारी मार्केट। चलिए, एक बड़ा भरोसा यहाँ पर पीके सिंगल ये दिला रहे हैं कि नए प्रोडक्ट के तौर पर ऑप्शन की ट्रेडिंग यहाँ पर शुरू होगी, तो ये भी आपके लिए निवेश का एक बड़ा और नया विकल्प 2016 में सामने आ सकता है। प्रीति, आपसे मेरा सवाल ये होगा, अगर हम एनर्जी मार्केट की बात करें तो एनर्जी मार्केट में 2015 का जो साल है, इनफैक्ट पिछले 2 साल से लगातार इतनी तेज गिरावट आई है कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एक जो बड़ा कंट्रीब्यूटर क्रूड का मार्केट था
वहां पे कहीं ना कहीं एक तेज हलचल देखने को मिली है। ओपेक की जो पूरी इकोनॉमी है वो क्रूड पर टिकी हुई है और ओपेक की इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगा है कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद। लेकिन इसके साथ साथ जुड़ा हुआ सवाल यह भी है, क्योंकि जो एक क्रूड को लेकर जो पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल मार्केट में वो काफी ज्यादा हावी है इकोनॉमी के ऊपर। तो क्या अब आपको लगता है कि जिस लेवल पर क्रूड का मार्केट अब आ चुका है, यहां से अब ज्यादा नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है? क्योंकि अगर बाजार यहां से और नीचे जाता है तो ना सिर्फ ओपेक को बल्कि कई इमर्जिंग कंट्रीज को भी बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है मृत्युंजय। जैसे नवीन ने बताया कि ऑलमोस्ट 7% डाउन था क्रूड। आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज ये है, जैसे ओपेक फॉर एग्जाम्पल जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, स्पेशली सऊदी अरेबिया वगैरह, उनके 92% ऑफ देयर बजट्स आर बेस्ड ऑन क्रूड ऑयल। ये एक, आई थिंक इट वाज अ स्ट्रेटेजिक मूव by OPEC because of the rising production by the US shale, etc., and to kind of corner that market again. तो जब उन्होंने प्राइसेस इस लेवल पे ले आए हैं जहां पे यूएस प्रोड्यूसर्स के लिए अनवायबल हो गया है क्रूड प्रोड्यूस करना, तो काफी यूएस में प्रोडक्शन शट हो रहा है। सो आई थिंक इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। हालांकि फंडामेंटली देयर इज इनफ इन्वेंट्री इवन दिस ईयर फॉर क्रूड, देयर इज एक्सेस प्रोडक्शन। मतलब ओपेक लिटरली, जैसे हम बोलते हैं ना, धपाधप रोज अपना प्रोडक्शन कर रही है ताकि ये मार्केट्स पे पूरा प्रेशर रहे। तो आई थिंक in the medium term, crude will still remain under pressure. We could still see it going down by a couple of dollars from here. बिल्कुल, करेंसी मार्केट का एक बड़ा रोल होगा कमोडिटी कीमतें तय करने में। किशोर, जो बात यहाँ पर प्रीति कह रही थी कि कच्चे तेल को लेकर जिस तरह से एक्शन दिखा है, बुलियन मार्केट भी अगर हम देखें तो पिछले 3 साल से लगातार दाम कम हो रहे हैं। गोल्ड के करीब 20% तक दाम कम हो चुके हैं 3 साल में। और कहीं ना कहीं गोल्ड जो एक ऐसी कमोडिटी थी, याद कीजिए मंदी का वो दौर जब मंदी के दौरान निवेश के सारे विकल्प फीके पड़ गए थे, उस दौरान गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी थी जहां पर करीब 30% का रिटर्न निवेशकों को मिला था। लेकिन अब वो बहुत पीछे की बात हो गई। अब कहीं ना कहीं गोल्ड की चमक जो है वो निवेश के लिहाज से फीकी पड़ती जा रही है। और जो फेड ने सिग्नल दिए हैं 2016 के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के, इन तमाम सिग्नल के बीच, तमाम अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट के बीच आप बुलियन मार्केट की चाल को 2016 में क्या देख रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि अभी अब जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं उनके लिए निवेश का कुछ मौका बनता हुआ आपको दिख रहा है? यस मृत्युंजय, आई थिंक जैसा हम लोग ने आपका ईयर एंडिंग प्रोग्राम में भी डिस्कस किए थे, गोल्ड के लिए 2 चीज अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज जो गोल्ड के लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट था, जो फेड का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो है वो इवेंट गुजर चुका है। अभी आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नाउ प्राइस्ड इन। अगर यहाँ से और फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे तो उसके लिए 2 रिजल्ट्स हो सकते हैं। वन इज डॉलर अपने आप स्ट्रेंथ होता जाएगा, उसके रिफ्लेक्टिव आपको डॉलर में देखने के लिए मिलेगा, विच इज इंडियन इन्वेस्टर के लिए एक क्वेश्चन बनते जाएगा। नंबर 2, अगर यूएस इकोनॉमी और बेटर परफॉर्म करते जाएगा, और दूसरा जो फिजिकल डिमांड ऑफ गोल्ड मोस्टली ड्रिवन बाय एमर्जिंग मार्केट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसा जो एमर्जिंग मार्केट करेंसीज एंड एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज एक्सक्लूडिंग आप इंडिया छोड़ दें, बाकी ब्राजील, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, इनका जो करेंसीज का जो हाल है उसको देखते हुए उनके डोमेस्टिक करेंसी प्राइसिंग में गोल्ड इज एट अ नियरली ऑल टाइम हाइस। मोस्ट ऑफ द रूबल के टर्म्स में देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो उस इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव एसेट क्लास है एज ऑफ नाउ। उनके इकोनॉमी बहुत खराब स्थिति में है, उनके करेंसी बहुत खराब स्थिति में है, तो नेचुरली ये है कि उनकी तरफ से गोल्ड का फिजिकल डिमांड बढ़ने वाला है। तो मेरी उम्मीद है कि कम से कम आप 10% भी अगर पकड़ के चले तो भी 400 टन के आसपास का पर एनम इंक्रीमेंटल गोल्ड डिमांड आएगा। कहीं और से कम नहीं हो रहा है। आप इंडिया में इतना रिस्ट्रिक्शन के बाद में भी अपना फिजिकल ओवरऑल टनेज जो इंपोर्ट हुआ है वो कम नहीं हुआ है। तो आप जाहिर सी बात है कि फिजिकल डिमांड बढ़ने वाला है। नंबर 2, आपका जो नेगेटिव फैक्टर है ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। और नंबर 3, इंडियन इन्वेस्टर के लिए रुपी बहुत बड़ा कुशन रहेगा। तो आई थिंक 2016 मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास गोल्ड रहेगा इन्वेस्टर के लिए एज वेल एज ट्रेडर के लिए। तो किशोर कह रहे हैं कि बहुत सारे मौके आपको ऐसे मिलेंगे 2016 में जहां पर आप बुलियन मार्केट में ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये बात एक सामने निकल के आ रही है, क्योंकि आमतौर पर गोल्ड को लेकर यह धारणा बन चुकी है कि गोल्ड जो है पिछले 3 सालों से लगातार कीमतों में गिरावट आ रही है, तो अब यहाँ पर निवेश के मौके नहीं बनेंगे। तो ये एक नई बात है, इस पर भी आप फोकस करिए, क्योंकि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं
तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्या बाजार के जो फंडामेंटल हैं, जो फंडामेंटल लंबे समय से चले आ रहे हैं, क्या उसमें अब कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन नवीन माथुर, आप ही जानना चाहेंगे 2016 में अगर कोई कमोडिटी मार्केट में निवेश करना चाह रहा है, हमने क्रूड की बात की, हमने गोल्ड की बात की, लेकिन आपको कौन से सेक्टर ज्यादा एट्रैक्टिव दिख रहे हैं 2016 के लिए, बुलियन, एनर्जी और मेटल्स में, या फिर आपको तीनों सेक्टर कहीं ना कहीं आपको पोटेंशियल के लिहाज से ठीक लग रहे हैं और आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट इन तीनों सेक्टर में करना चाहिए? मृत्युंजय, आपने मुझे जो क्वेश्चन पूछा ऑन एग्री कमोडिटीज और नॉन एग्री कमोडिटीज, क्या सेक्टर अच्छे लग रहे हैं? नॉन एग्री कमोडिटीज में मुझे लगता है कि अगर प्रायोरिटी वाइज देखा जाए, क्रूड वुड बी द फर्स्ट थिंग ऑन द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी, गोल्ड और द बुलियन वुड बी सेकेंड, एंड बेस मेटल्स वुड बी थर्ड. इफ यू गिव मी अ मिनट to talk about these three priorities and why I am saying कि ये तीन priority areas हैं जो कि अच्छे दिख रहे हैं. See, crude की जैसे प्रीति ने बात करी, $32-33 के levels हमने देखे हैं. मुझे लगता है first 6 months would be little crucial for crude. थोड़ा सा नीचे की तरफ स्तर और देखे जा सकते हैं क्योंकि प्रेशर है. पर अगर आप फंडामेंटल कारण देखें तो सारे फंडामेंटल कारण ये दर्शा रहे हैं कि जो शेल गैस या शेल ऑयल रेवोल्यूशन है उसकी वजह से यूएस में रिग्स कम हुए हैं. 67% रिग्स कुछ कट डाउन हुए हैं. सेकेंड, द यूएस वाज प्रोड्यूसिंग अराउंड 10 मिलियन बैरल्स अ डे. टुडे दे आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 9.3 मिलियन बैरल्स अ डे. सो कुछ हद तक ये लैग इफेक्ट के साथ मुझे लगता है कि क्रूड में तेजी आएगी. आई एम नॉट टू बुलिश बट एट द सेम टाइम स्लाइटली बुलिश ऑन क्रूड. इन्फ्लेशन, पॉजिटिव इकोनॉमी can help gold moving up. Anyway, we are seeing, as I told you earlier also in your shows in the mid-year, that 24,500 would be the lowest levels which we can see in gold. It touched 24,800, it bounced back to 26,000 now. 26,000 तक के levels हैं. 24,500 के आसपास निवेश या 25,000 के आसपास निवेश करना चाहिए गोल्ड में. तेजी है. In spite that, the headwinds of currency factor would play a role. Base metal pack, China is a crucial factor up till unless we don't see prices stabilizing or the economy does not stabilize in China, we don't see sentiments building up for the base metals overall. Hence, third priority for the base metals. Okay, ठीक है. तो चलिए हम लोग निवेश की लगातार बात कर रहे हैं सिंघल साहब, और हमारे जो तमाम एक्सपर्ट हैं वो निवेश की राय यहाँ पर दे रहे हैं. कमोडिटी मार्केट में सबका अलग अलग व्यू है मार्केट के ऊपर. क्योंकि आप एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि जो लोग निवेश करेंगे मार्केट में उनका निवेश कितना सुरक्षित है. क्योंकि कमोडिटी मार्केट में जब पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई थी और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि मार्केट अगर ज्यादा वोलेटाइल होता है तो कहीं ना कहीं सरकार की भी नजर बढ़ जाती है, एक्सचेंज भी कहीं ना कहीं कदम उठाने लगते हैं. मर्जर के बाद जिस तरह से मर्जर हुआ है, क्या आपको लगता है कि जो लोग अब निवेश कर रहे हैं कमोडिटी मार्केट में, चाहे वो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हो चाहे वो हेजर्स हो, उनका निवेश अब पूरी तरह से सुरक्षित है? एक एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आप ये भरोसा दिला रहे हैं कि अब आप आराम से निवेश करें, कम से कम आपको पॉलिसी लेवल में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां देखने को नहीं मिलेंगी? देखिए, एक जो सबसे अच्छी बात है कि जो नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, जो रिकॉग्नाइज पहले एफएमसी करता था और अभी सेबी करता है, उसमें किसी में भी कोई भी रिस्क मैनेजमेंट की इशू नहीं आई है. आप देखिए 2003 से जब से एमसीएक्स बना है तो कोई भी सेटलमेंट डिफॉल्ट नहीं हुआ, और एमसीएक्स में तो 1 सेकंड के लिए भी कभी ट्रेडिंग हॉल्ट नहीं हुई. तो एक बहुत बड़ी जहां तक रिस्क मैनेजमेंट का बात है, वो तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है रॉबस्ट, वो इतना है कि वहां पे कोई भी आपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी, ना तो किसी कमोडिटी में जो हमारे यहाँ ट्रेड करती है, ना उसके बारे में कभी इशू आया है. आपके हिसाब से प्रीति मार्केट की चिंता क्या है? क्योंकि जो बात ये कह रहे हैं काफी ऑप्टिमिस्टिक है बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर, लेकिन बाजार के कुछ कंसर्न्स भी हैं. इंपोर्ट ड्यूटी, जो बात सिंघल साहब ने की, सीटीटी एक बड़ा टेंशन है मार्केट के लिए. तो आपके हिसाब से सीटीटी को लेकर इस बार क्या हो सकता है? और अगर सीटीटी सरकार वापस ले लेती है तो फिर आपको लगता है कि मार्केट में अचानक से एकदम रौनक आ जाएगी और जो सेक्टर अभी दबाव में है उसमें एक ग्रोथ आप देखने को मिलेगी? सीटीटी जब आया तब हम अराउंड 1 लाख करोड़ का डेली टर्नओवर कर रहे थे, और आज वो कुछ 30, 35, 40,000 रह गया है. तो सीटीटी का बहुत बड़ा प्रभाव आया है. और आई थिंक अगर आप नंबर्स देखें, हम काफी हमारी तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अगर आप नंबर्स देखें तो जब गिवन 1 लाख crores of volume, I think the government would have expected a revenue of
somewhere close to 2,000 crores. What they've actually got over the last year is about 500 crores. So I think अगर उसके pros and cons weigh करें कि CTT, first of all, is it beneficial for the market? Surely no, because our volumes have dipped, the market depth चली गई है. लेकिन गवर्नमेंट भी अगर वे करे कि इससे उनका कितना फायदा हुआ ट्रेजरी में एज अ सेट ऑफ जो वो सर्विस टैक्स वगैरह के बतौर जो इकट्ठा करते, तो भी वो गणित शायद वो भी दोबारा देखेंगे कि वो सही नहीं बैठ रही है. दूसरा, सीटीटी का सबसे टू बिग फॉल आउट इज वन, जो एक्चुअल हेजर्स हैं, कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी हेजिंग पे कॉस्ट इंक्रीज नहीं करती है गवर्नमेंट. हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बैकड्रॉ हो गया है पार्टिसिपेशन एनकरेज करने के लिए. तो इसको ध्यान में रखते हुए सीटीटी शुड बी रिव्यूड. नवीन, एग्री काउंटर पर आपका ओवरऑल आउटलुक क्या है? फंडामेंटल आपको एग्री सेगमेंट के कैसे दिख रहा है? मृत्युंजय, बहुत कमोडिटीज अलग अलग चलती हैं एग्री, एक ओवरऑल फंडामेंटल आउटलुक नहीं हो सकता. पर जैसे किशोर ने कहा, मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ शुगर सेक्टर के ऊपर. चलिए, तो हमने बात कर ली नॉन एग्री सेगमेंट की कि नॉन एग्री सेगमेंट में आपके लिए कहां पर निवेश के मौके हैं, क्या क्या चुनौतियां होंगी और उन चुनौतियों को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं एक्सचेंज की तरफ से, जो बात सिंघल साहब ने कही, और सरकार की तरफ से क्या क्या उम्मीदें हैं. इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की है. लेकिन एग्री सेगमेंट काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड माना जाता है ये सेगमेंट, और कई सवाल भी खड़े होते हैं एग्री ट्रेडिंग पर. किशोर लाल, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा. आप मार्केट को रेगुलर ट्रैक भी करते हैं, एग्री में आपको कितना पोटेंशियल दिख रहा है? आई थिंक अगेन हम लोग क्या है कि कमोडिटी मार्केट्स को इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की तरफ से बहुत ज्यादा देखते हैं. हेजिंग के लिहाज से आप बता दीजिए कौन सी कमोडिटी अच्छी है, कहाँ हेज करना चाहिए? जैसा नवीन ने भी बोला है कि बिकॉज सेक्टर बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज क्रॉप्स खराब है, अनसीजनल रेनफॉल हुआ था, कई क्रॉप्स में तो एकरेज डाउन है, और स्पेशली शुगर सेक्टर हम लोग ने पिछले कपल ऑफ मंथ्स में काफी देखा है. और आई थिंक ग्लोबली शुगर बैलेंस अभी शिफ्ट होने वाला है. आई थिंक साइकिल टर्न अराउंड का टाइम है. और एक ही इसमें कि थोड़ा सा जो क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी थोड़ा सा पेनफुल स्टिल, बट ब्राजील जैसा कंट्री जहां पे उनका जो करेंट अकाउंट डेफिसिट इतना बढ़ गया, तो आई थिंक दे विल समवेयर ट्राई टू पुश मोर शुगर आउट ऑफ द कंट्री. अदरवाइज इंडिया कई अभी बैलेंस में आ चुका है, नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली स्लाइटली डेफिसिट में भी आ जाएगा. तो एक शुगर सेक्टर अभी पॉजिटिव लग रहा है. करंट क्रॉप्स में आई थिंक टर्मरिक एक ऐसा क्रॉप जो लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा है. आई थिंक अगले साल में आई थिंक इजीली 25-30% एप्रिसिएशन आप टर्मरिक में देख सकते हैं. आई थिंक दीज टू आर लुकिंग फैंटास्टिक. ओके, बिल्कुल संक्षेप में नवीन, एग्री काउंटर पर आपका ओवरऑल आउटलुक क्या है? फंडामेंटल आपको एग्री सेगमेंट के कैसे दिख रहे हैं? मृत्युंजय, बहुत कमोडिटीज अलग अलग चलती हैं एग्री की, एक ओवरऑल फंडामेंटल आउटलुक नहीं हो सकता. पर जैसे किशोर ने कहा, मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ शुगर सेक्टर के ऊपर. पर ऑयल सीज मुझे लगता है थोड़ी सी तेजी ले सकता है. पल्सेस वुड डिपेंड अपॉन द वेदर, एंड ऐसा जैसे पहले सेशन में हुआ, लगता है कि नॉर्मल एवरेज मानसून होगा इस साल, क्योंकि एल नीनो इफेक्ट कम रहेगा. तो मुझे लगता है कि ऑयल सेक्टर प्लस द शुगर एंड मे बी पल्सेस ऑन द डाउन साइड वी कैन सी. अदरवाइज देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट एज अ होलसम, बिकॉज एवरी सिंगल एग्री कमोडिटी बिहेव्स डिफरेंटली basis their different demand and supply and other fundamental reasons. ओके, आखिरी दौर है और रैपिड फायर राउंड में हम अपने 3 एक्सपर्ट से, जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं, 3 एक्सपर्ट से ये जानेंगे कि टॉपिक क्या होगी 2016 की. नवीन, शुरुआत आपसे, टॉपिक आपकी 2016 के लिए. क्रूड ऑयल. प्रीति, आपकी टॉपिक? मेरी गोल्ड रहेगी हमेशा, क्योंकि क्रूड मेरे हिसाब से बहुत वोलेटाइल है और आप बाय करके देखिए, इन मार्केट्स में आप बाय करके रख नहीं सकते, नहीं तो जरूर क्रूड पे एक चांस ले सकते हैं. तो मेरा पिक गोल्ड रहेगा. चलिए, ये अच्छा है, क्योंकि वैसे भी महिलाओं की पसंद गोल्ड आमतौर पे होती है, तो टॉपिक भी है, ये तो अच्छी बात है कि निवेश के लिए भी और बाइंग के लिए भी. किशोर, आपकी टॉपिक? आई थिंक मेरा भी गोल्ड ही रहेगा. अगेन नॉट टू डिस्करेज नवीन. पूरे डिस्कशन में एक बात तो बिल्कुल साफ तौर पर सामने निकल कर आई है, जो तमाम हमारे एक्सपर्ट हैं, जब हमने इनसे पूछा कि पोर्टफोलियो में कितना % होना चाहिए, तो सभी लोग कमोडिटी मार्केट से जुड़े होने के बावजूद किसी ने 100% नहीं कहा. इसका मतलब काफी फेयर एनालिसिस हुआ है, और आप जो है बाकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी तलाश सकते हैं. लेकिन कमोडिटी के लिए जो बात यहां पर हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताई है काफी महत्वपूर्ण है. उन तमाम चीजों पर आप ध्यान रखिए और
जी बिजनेस लगातार आपको पल पल की खबरें देता है, पॉलिसी लेवल में भी और मार्केट में जिस तरह का एक्शन होता है उसकी भी, उन तमाम खबरों पर भी आप नजर रखिए, निवेश करिए और सुरक्षित निवेश का भरोसा हमारे तमाम एक्सपर्ट यहां पर आपको दिला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। नवीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सिंघल साहब आपका शुक्रिया, प्रीति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और किशोर नाने आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।